Here is the another question of sole trader and its adjustments. Right now, June 2019, paper 22, question number 1. आपके पास किस नाम से ये क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ली नाम का एक बंदा है, सही है, जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सोल ट्रेडर कर रहा है, और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा जो अकाउंटिंग का जो साल ख़त्म हो रहा है ना, वो कब ख़त्म हो रहा है? 30 अप्रैल। तो शुरू कब हो रहा होगा? यानी 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और 30 अप्रैल शुरू हो रहा है। तो उसका मतलब कुछ साल इधर के हैं, कुछ महीने इधर के हैं और कुछ महीने उधर के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 जनवरी से दिसंबर मेरा अकाउंटिंग का साल नहीं है। लास्ट टाइम है ये। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, डब्बा दिया हुआ है और डब्बे के नीचे ये कुछ 9 एडजस्टमेंट्स हैं। और 9 एडजस्टमेंट्स के बाद आपको क्या बनाना है? इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट विद रेवेन्यू बेटा। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट विद रेवेन्यू बेटा। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं एडजस्टमेंट्स को पहले सॉल्व कर लेता हूँ ताकि खिचड़ी ना बने। एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, तरीके से करवा देता हूँ। पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, सब बच्चे पढ़ लो। एक इनवॉइस थी जो सप्लायर फ्रॉम अ सप्लायर फॉर गुड्स कॉस्टिंग 940 had not been recorded in the books of accounts. The goods were unsold at the year end. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 940 की मेरे पास क्या थी, मैंने क्या किए हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ परचेजेस की हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब कर दूँ रिकॉर्ड। मैं यहाँ गया, परचेजेस कितनी है प्लस 940 और इसके बाद उधार पे लिए तो प्लस 940। एग्री करते हो सब लोग? यस और नो? एग्री करते हो? पक्की बात है। ये पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट पे आ रहा हूँ। इन्वेंट्री जो है 30 अप्रैल 2019 वॉज वैल्यूड। ये कौन सी इन्वेंट्री है मेरी? आपके लिए लिख रहा हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस हो जाती है और एसओएफई में करंट एसेट में आ जाती है। 2 एडजस्टमेंट्स हो गई, 2 एडजस्टमेंट्स हो गई आपके पास। कोई मसला फर्स्ट एंड सेकंड में? हर एक बच्चे से बोल रहा हूँ। थर्ड एडजस्टमेंट थोड़ी सी टेढ़ी है, ध्यान रखना। एक रेवेन्यू था जिसमें रेवेन्यू में गुड्स सोल्ड इंक्लूड है, क्रेडिट कस्टमर 3200 ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। दीज गुड्स वर इनवाइस विद अ मार्कअप ऑफ 60% एंड वर रिटर्न बाय द कस्टमर। जब तक ये लाइन समझ में नहीं आएगी ना, जब तक मज़ा नहीं आएगा। मैंने गुड्स जो है सेल किए थे किसको? एक कस्टमर को। तो विच मीन्स ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन में एक बात पढ़ते थे ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, कि हालांकि हमने बात कर रहे थे सेल रिकॉर्ड कर दी, हालांकि वो सेल था नहीं, तो वो वापस आया तो सेल रिटर्न कंसीडर हो जाएगा। ये बात पे एग्री करते हो? अच्छा बेटा। और उन्होंने कोई एक वर्ड यूज़ किया है, किसका वर्ड यूज़ किया है? मार्कअप का वर्ड यूज़ किया है। तो अगेन मैं तुम सबको बताने के लिए, समझाने के लिए, उन्होंने बोला था कि हमने यहाँ पर क्या किया, 3200 हालांकि सेल्स नहीं हुई थी, मगर हमने उसको क्या लिख दिया है, सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। रेवेन्यू में इंक्लूड है, यानी इंक्लूड मतलब शामिल है गुड्स सोल्ड, जो कि इधर हुआ था 3200 का ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। दीज गुड्स वर इनवाइस, हमने इन गुड्स को क्या कर दिया, इनवाइस कर दिया विद अ मार्कअप ऑफ 60%। मार्कअप मीन्स यानी प्रॉफिट इसमें कितना शामिल है, 60% शामिल है। और एंड वर रिटर्न बाय कस्टमर, और ये हमें क्या कर दिया, कस्टमर ने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो इसका मतलब अगर मैं आप सबसे एक और बात कह रहा हूँ, तो इसकी जब ट्रांजेक्शन बनाऊंगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इम्पैक्ट मैं कहाँ लिखूंगा, ये सुनने वाली बात है। तो अगर मैं आपको फिर एक बात कर रहा हूँ, यानी ये जो 3200 है ना, तो मैं इधर से क्या कर दूँ, सेल्स में से जो ओवर चार्ज हैं, तो सेल्स में से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। जी भाई, सेल्स में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं। और इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स में भी क्या होंगे, ओवर चार्ज होंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल से भी क्या कर दूं, निकाल दूं।
यहाँ तक देख लो, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो वरना आगे चलो। जी बेटा, डन। ये जो 60% मार्कअप का आप क्या करोगे अभी? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा मैं, आ जाओ। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी साल मैंने गुड्स निकाल दिए हैं ओन यूज के लिए। जब भी मालिक बिजनेस से कोई सामान निकालता है ओन यूज के लिए तो वो क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो ड्राइंग्स कहाँ है बेटा? प्लस कितना निकाला है? ड्राइंग्स कितनी की हैं? जी बेटा 250 की है। ये लो, यहाँ ड्राइंग्स में प्लस कर दिया और दूसरा परचेजेस में से माइनस कर दिया क्योंकि गुड्स ड्राइंग की हैं। डन बेटा। अली से क्लियर बेटा? फिजा बेटा क्लियर? इसके बाद अहमद बेटा क्लियर? इसके बाद ये जो पांचवी वाली है ना, इसको जरा इंसानों की तरह देखना। मैं कर्जा ले रहा हूँ, कब ले रहा हूँ कर्जा? और कर्जे को रीपे कब कर रहा हूँ? यानी और कर्जे पे इंटरेस्ट कितना दूंगा? मैंने 3 अलग अलग बातें फरमाई हैं। अब वो 3 अलग अलग बातें हैं क्या, किस तरीके से करना है? कर्जा कितना लिया था मैंने? कोई हेल्प कर सकता है मेरी? 20,000। 20,000 का कितने % निकालने का बोला है? 3%। और कब कर्जा लिया है? अगस्त में। अगस्त से अप्रैल तक काउंट करो, कितने महीने होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितने हो गए? तो कर्जा जो दूंगा, कर्जे पे जो सूद दूंगा वो कितना दूंगा? 9/12 दूंगा। कितना आ गया? 450। कितना आ गया? ऊपर कोई लोन इंटरेस्ट कोई देना था, कितना देना था मुझे? एक मिनट रुकिएगा प्लीज। कितना पे कर दिया है मैंने? और मुझे पे कितना करना था? तो ये जो 450 है ना, मेरा इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। और मुझे पे कितना करना था? 450, मगर मैंने पे कितना किया? 50। पीछे कितना बच गया? तो ये बैलेंस शीट यानी एसओएफपी में क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी में किस नाम से आ जाएगा? अदर पेबल्स के नाम से आ जाएगा। डन बेटा। और उन्होंने बोला था कि कर्जा जो रीपे होगा ना, वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे रीपे होगा, मुझे बता सकते हो? तो 20,000 को एक मिनट रुकिएगा, 20,000 को डिवाइड कर लो 5 ईयर से, तो इस साल का कितना आ गया? तो ये जो 4,000 है ना, वो कहाँ जाएंगे? एसओएफपी में, करंट लायबिलिटी में चले जाएंगे। और जो पीछे कितना बच जाएगा? 16,000 रुपीज, वो कहाँ चला जाएगा? एसओएफपी अगर बढ़ाने का बोलेगा तो नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। डन बेटा। कोई मसला? कोई ऑनेस्टली 5 एडजस्टमेंट्स मैंने कर दिए, कोई मसला? अच्छा बेटा, मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जा रहा हूँ। एक डेट था 690 रुपए का, वो कंसीडर क्या हो गया है? तो इसका मतलब इरिकवेबल डेब्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये जो 690 रुपए हैं वो कहाँ जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएंगे। डन बेटा। कितने? 690। इसके बाद जो रिमेनिंग डाउट होगा ना, वो कितने % होगा? 5%। किसका भाई? ट्रेड रिसीवेबल का। तो भाई मैं इतना जानता नहीं हूँ, इतना पहचानता नहीं हूँ, मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, आपकी गाइडेंस चाहिए होगी। 47,890 के ट्रेड रिसीवेबल थे, जिसमें से सेल्स को 3,200 ज्यादा लिख दिया था, माइनस कर दिया। और मैंने एक बैड डेप हुआ था, वो भी माइनस कर दिया। कितने का हुआ था बैड डेप? 690 का। तो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने बच जाएंगे? हेल्प कर सकते हैं? 44। जी भाई 44,000। ये क्या है? रिमेनिंग है, जिसका कितने % डाउट था? कितना? 5%। 44,000 का 5% निकालने में हेल्प कर सकते हैं? जी 20। तो ये क्या आ गया? इस साल का PFDD आ गया। तो 2200। 44,000 में से 2200 माइनस कर दें, रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 4186। ये पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा एसओएफई में, ये पूरा डब्बा एसओएफई में करंट एसेट के डब्बे में भाग जाएगा, जो मैंने लाइट येलो कलर से लिखा है। इसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे यारों, PFDD इक्वल टू
न्यू माइनस ओल्ड। न्यू मतलब तुम्हारा बीडी होता है, ओल्ड मतलब बीडी होता है, न्यू मतलब तुम्हारा सीडी होता है। फॉरेन टी अकाउंट सोचो, ओल्ड कितना था प्रोविजन 2850 था, और आया कितना है नया, कहाँ से लाए हो आप, यहाँ से लाया हूँ, और आया कितना है भाई 2200। तो आपका था कितना 2850, शुरू में आया कितना है 2250, तो आपका प्रोविजन क्या हो गया, डिक्रीज इन पीएफडीडी। कितने से डिक्रीज हो गया जी भाई 650 से। जब डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में चला जाता है। और इसको मैं लाइट ब्लू कलर से कलरिंग कर रहा हूं। डन। सारी बच्चियां सारे बच्चे क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 6-7 हो गई। अब इसके बाद आइएगा प्लीज, अगेन थोड़ा सा गेम खेलते हैं। कंप्यूटर ऑफिस यूज किया था, क्रेडिट पे खरीदा था 1200 रुपए का, और उसको गलती से कहाँ डाल दिया है। कंप्यूटर तुम्हारा नॉन करंट एसेट है, परचेजेस तुम्हारी इन्वेंट्री है यानी गुड्स है। तो एक कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कंप्यूटर खरीदा था, तो परचेजेस में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कर दूं भाई, परचेजेस में से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ये लो कर दिया। और किस में बढ़ा देना है, ऑफिस इक्विपमेंट में बढ़ा देना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, ये रहा, कितने का था 1200। डन बेटा। इसके बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है। कौन सी डेप्रिसिएशन निकालनी है, मोटर व्हीकल कितने परसेंट है भाई, मोटर व्हीकल कितने परसेंट है 25%। आरबीएम, आरबीएम कहता है पहले कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो। तो भाई ये 32,000 तुम्हारी कॉस्ट गिवन थी, 8,000 रुपए तुम्हारी पुरानी डेप्रिसिएशन है, 32 में से 8 निकाल दो तो 24,000 बच गया। 24,000 का कितने परसेंट बोला, 25%, क्या आएगा 6,000। तो ये 6,000 रुपए कहाँ जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएंगे भाई। और इसके बाद एक्यूमुलेटेड कैसे निकालते हैं, नई प्लस पुरानी। नई कितनी है, ये 6,000, पुरानी कितनी है 8,000। 6 और 8 कितना हो गया 14। ये 14,000 रुपए कहाँ चले जाएंगे भाई, बैलेंस शीट यानी एसओएफपी के अंदर नॉन करंट एसेट के डब्बे में चले जाएंगे। और इस एरिया को क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे दोस्तों कंप्यूटर की कॉस्ट निकालनी थी। अब जब कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी 4,600 थी, तो 4,600 प्लस 1200 4 5 5,800। 5,800 में से पुरानी कौन सा मेथड है, एसएलएम है। तो 5,800 का 10% कितना होता है, हेल्प करेंगे। 5,800 का 10% कितना होता है 580। तो 580 इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। और एक्यूमुलेटेड कैसे निकालते हैं, नई प्लस, तो नई कितनी आई है 580, और पुरानी कितनी है भाई 2400। दोनों को टोटल कर लो, कितना हो गया 29। तो ये कहाँ जाएगी, एसओएफपी के अंदर नॉन करंट एसेट में कितना 29। कहाँ से आ रहे हो, लिखवा के आओ, लिखवा के आओ बेटा। ये कहाँ चला जाएगा आपके पास 2980, और ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड 9th एडजस्टमेंट्स। मैंने एडजस्टमेंट्स बना ली हैं, और बेशक थोड़ा सा टाइम लगा, बट आई थिंक कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जो आप नहीं है। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप जब अपने पास खुद खोल के बैठोगे तो आपको कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो इसको, इसमें इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, रेवेन्यू से होती है। इनकम स्टेटमेंट आर ऑलवेज स्टार्ट विद रेवेन्यू। एक मिनट रुकिएगा, मैं आईपैड चार्ज पे लगा दूं। जब आपने इनकम स्टेटमेंट का काम कर लिया ना, तो मेरे हिसाब से आपने आधा काम कर लिया, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स ही मेन होती हैं। और अगर ये एडजस्टमेंट्स आपसे बन गई तो इसका मतलब आपसे आधा काम हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, कि सॉल्व किस तरह करेंगे वो देखना है। सर आपके हिसाब से एडजस्टमेंट्स पहले बनानी चाहिए या बाद में?
मेरे हिसाब से पहले बना लें, मगर उसके लिए पहले बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अगर पहले बनाना होगा तो आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। खैर, यहाँ देखिएगा, हेयर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। अब मैं बहुत तेज़ी से जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अगर किसी को लगे रोकना हो तो मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊँगा। दिस इज़ इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट जो स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ से होता है? रेवेन्यू से। और रेवेन्यू में क्या था? एडजस्टमेंट थी। कितना था रेवेन्यू? 1,65,000 में से 3,200 माइनस कर दीजिए। मैं यहाँ जो चीज़ लिख सकता हूँ मैंने करके भी दिखा दी है, और यहाँ ब्रैकेट में शो भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कितना? 161,800। सेल्स रिटर्न नहीं है, उस स्टेप को खा गया, डायरेक्ट क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है भाई? एड ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी दी हुई है आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी दी हुई है? 12,500। फिर क्या आता है? परचेजेस। परचेजेस में बहुत सारी एडजस्टमेंट थी जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ऑफिशियल परचेज थी 97,370, जिसमें 940 क्या थे? प्लस 250 एक माइनस थे, और 1200 एक माइनस थे। तो इन सब को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, बता सकते हैं? 96,860। निकलना नहीं चाहिए क्लास में से। जब आपके पास कितना आ गया? 96,860। आगे बैठिएगा शायन के पास। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या आता है? परचेज रिटर्न मुझे सवाल में नजर नहीं आ रहा, बट मेरी आंखें कैरेज इनवर्ट को देख सकती हैं। कैरेज इनवर्ट कितना है? 670। कैरेज इनवर्ट के बाद क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? यहाँ एक एडजस्टमेंट थी जो मैंने कहा था कि आप रुक जाइएगा। यहाँ एक एडजस्टमेंट थी और मैंने कहा था कि रुक जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगी। और जो कि कितनी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री? 21,000। अब ये बात ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट नंबर दोबारा थर्ड पे आ जाए। एडजस्टमेंट नंबर दोबारा थर्ड पे आ जाए। एडजस्टमेंट नंबर दोबारा थर्ड पे आ जाए। उन्होंने बोला था रेवेन्यू में से मैंने निकाल दिया, और ट्रेड रिसीवेबल को क्या कर दिया मैंने, यानी जो चीज़ सेल्स नहीं थी मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात लिखी थी, दीज गुड्स वर इनवाइस विद अ मार्कअप ऑफ। दीज गुड्स वर इनवाइस मतलब मैं इसको किस तरह समझाऊं? एक गुड्स मेरे गोडाउन में पड़े, वहां जाके बैठ जाओ, आधा घंटा फिर अंदर आ जाना। और आप भी गेट के बाहर नीचे बैठ जाओ, और दरवाजा खुला रखो ताकि मेरी आवाज आती रहे आप दोनों को। आधे घंटे बाद अंदर आ जाना। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था कि जो चीज मेरे पास पड़ी है वो मेरी गुड्स है जो अभी बिकी नहीं है। नूरजान ने मुझे कहा कि मुझे सामान खरीदना है, ऐसे रैंडम हम फोन पे बात कर रहे थे और मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने सामान बेच दिया है। जब मैंने सामान बेचा तो मुझे ख्याल आया कि यार उसने तो खरीदा ही नहीं है, तो मैंने दोबारा उसको अपने पास सेल्स में से माइनस कर दिया, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स यानी नूरजा बढ़े हुए थे उसको कम कर दिया। मगर जब मैंने उसको जो गुड्स बेचे थे ना, उस पर अपना 60% क्या कर दिया था, प्रॉफिट शामिल कर दिया था। और जब वो वापस आएगा जो 3,200, उसमें से जाहिर सी बात है मेरी कॉस्ट शामिल होगी ना, तो मुझे 3,200 तो माइनस नहीं करना ना, मुझे तो जो प्रॉफिट है वो निकाल के माइनस करना है। तो मैंने आपसे कहा कि ये कितना था आपके पास, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। ऑफिशियली इसकी वैल्यू कितनी थी मैं आप लोगों के पास? 3,200 थी।
सही है। और 3200 में आपके पास क्या दिया हुआ है? मार्कअप दिया हुआ है। और मैंने आपको जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी करवा रहा था स्पेशली फॉर नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट, मैंने कहा था कि जब मार्कअप से मार्जिन क्यों जाते हैं, क्योंकि मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स। तो भाई ये जो 3200 का मैंने सामान बेच दिया है, हकीकत में अहमद बब्बा भाई बिका ही नहीं है। तुम्हारा जो शलवार कमीज का स्टॉक तुम्हारी दुकान पे पड़ा हुआ है वो अभी तक गया ही नहीं है। तुमने ऐसे ही रैंडम उसको अपने पास सेल्स अज्यूम कर लिया था। जब तुम्हें पता चला तो तुमने सेल्स में से 3200 को एग्जैक्ट माइनस कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर दिया। मगर जो गुड्स बेचे थे उस पर 60% का मार्कअप यानी प्रॉफिट शामिल था। अब वो 3200 में से उसको माइनस करना है, एक्सक्लूड करना है, यानी कॉस्ट पे लेकर आना है ताकि वो इन्वेंट्री दोबारा हमारे पास आ जाए। बट मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स। तो इसका मतलब दिस markup is converted into margin because we have a sales value which is called 3200। तो इसका मतलब मैंने कहा कि जो मेरा मार्कअप था, कितने परसेंट मार्कअप था? कितने परसेंट मार्कअप था? और मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है। तो कॉस्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब कितने परसेंट था? 60% था। तो मैंने इसको क्या किया? कन्वर्ट किया। यानी कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे मार्जिन परसेंटेज चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसको किस में बना लिया? मार्जिन में बना लिया। मार्जिन में कैसे जाते हैं आपके पास? यानी मार्कअप डिवाइडेड बाय 100 प्लस मार्कअप। तो मार्कअप कितना था मेरे पास? 60 प्लस 100 प्लस 60 विच इज 60 ओवर 160। 0 0 कैंसल हो गया। 2 3 जा और 2 8 जा। तो फाइनल वैल्यू मेरी क्या आ गई? 3/8 हो गई। ये 3/8 मेरा क्या हो गया? एक तरह से ये 3/8 मेरा क्या हो गया? मार्जिन हो गया। अब सुनिएगा, 3200 के जो गुड्स थे जो मैंने सेल में कर दिए थे, तो उसका मैंने 3/8 निकाल दें, हेल्प कर दें, कितना आंसर आ जाएगा? यानी 3200 का 3/8 निकाल दें, कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ये देखिएगा। तो इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट कितना है? 3200। तो इसका मतलब 3200 में से 1200 निकाल दें तो मेरी कॉस्ट कितनी बच जाएगी? कितनी बच जाएगी? 2000। ऐसा ही है बेटा। तो इसका मतलब अब अगर मैं इधर जाऊंगा जब मैं इधर जाऊंगा मेरी ऑफिशियल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी? 21340। 21340 जो इन्वेंट्री हकीकत में बिकी ही नहीं थी, 3200 की जो मैंने बेच दी थी जिसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूड था। तो 1200 का प्रॉफिट निकाल दिया। तो इसका मतलब वो कॉस्ट कितनी होगी? 2000 की। तो इसका मतलब वो माल बिका ही नहीं है, तो वो दोबारा मेरी इन्वेंट्री में क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 21,000। इधर रुकिएगा प्लीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा। ऑफिशियल कितनी थी? 21,340। जिसमें ख्याल आया आपके पास कितना था? 2000 था। तो अब मेरी इन्वेंट्री कितनी हो गई? मेरे पास पड़ी हुई कितनी है? 23,340। क्या ये बात रिपीट करने की जरूरत है या आगे चलूं? क्या ये बात रिपीट करने की? जी भाई अहमद, कोई सवाल आ रहा है? किसमें 250 बेटा? वो ये रहे बेटा 250। डन। अच्छा बेटा, इन सब को अगर मैं सॉल्व करता हूं फाइनल आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा बता सकते हो? जी बेटा, यानी आप कह रहे हो कॉस्ट ऑफ सेल्स 866। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप क्या कहेंगे? जो आपके पास आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे? भरी दरवाजा बंद कर दो बेटा, इन दोनों को बाहर कर दो। ग्रॉस कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? गलत बता रहे हो। 161,800 माइनस 86690 75,110। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? एड अदर इनकम।
अदर इनकम कितनी दी हुई है भाई? सवाल में अदर इनकम कहीं दी हुई है? चेक करते हैं। नहीं 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 नहीं, अदर इनकम नहीं है। एक अदर इनकम है, अदर इनकम एक है, सोचो कौन सी वाली, मुझे याद है। नहीं, अदर का ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस है। डिक्रीज इन पीएफडीडी कितना हुआ था? डिक्रीज कितना हुआ था? ये एडजस्टमेंट में 650, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? डिक्रीज इन पीएफडीडी कितना? 650। सर कहाँ से लाए थे? सर ये रही इसकी एडजस्टमेंट, यहाँ से लाया था। तो सर इन दोनों का जरा टोटल कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम कितना आ जाएगा? 75, आप कह रही हो 75760। फिर क्या आता है? लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूं तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या होगा? लाइन से देखते जाते हैं। कैरेज इनवर्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट आया था, कहाँ से निकाला था? आपके पास लोन इंटरेस्ट की भी मैंने वर्किंग की थी। कितने का लोन था? 20,000 का। कहाँ पर वर्किंग की थी हमने? 5 वाली एडजस्टमेंट में थी। कितना आया था? 450। तो यहाँ पर मैंने लोन इंटरेस्ट कितना लिख दिया? 450। इसके बाद लोन इंटरेस्ट के बाद एक और था जिसको आप क्या कह रहे हैं? इररिकवेबल डेब्ट, जो एडजस्टमेंट नंबर 6 में था, 690। अच्छा बेटा, इसके बाद एक और था अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था? 61,990। और क्या था? जी भाई, लोन इंटरेस्ट में तो 50 दे दिया था ना। टोटल लिखेंगे ना, 450 का इंटरेस्ट था, दिया कितना है? 50। तो जो बाकी पीछे बच जाएगा 400 रुपये वो अदर पेबल्स होगा ना। हम तो एक्सपेंस तो पूरा लिखेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, ये भी हमने निकाली थी ना। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कहाँ है? ये रही। कितनी निकाली थी? 6,000। तो यहाँ पर 6,000 मेंशन कर दिया। और इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाली थी। कितनी निकाली थी भाई? ऑफिस इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन निकाली थी वो निकाली थी तुमने कितनी? 5,800। तो ये लो 5,800। और तो मुझे कोई एक्सपेंस लग नहीं रहे, सबको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 74। गलत बता रहे हो, एक्सपेंसेस गलत बता रहे हो, एक्सपेंसेस गलत बता रहे हो। ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी? 580 निकाली थी मैंने। इधर 5,800 लिख दिया, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। 580 और इस जगह पे का भी एक जीरो मिटा दूं मैं। चलो, तो ये कितना आ गया बेटा? 69710। मैं कमाता कितने पैसे हूँ और खर्च कितने करता हूँ, तो वो देख लीजिए भाई। तो अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपका प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आपका, जी भाई, आपकी गलती नहीं है बेटा। 6050 माइनस नहीं है, पॉजिटिव है बेटा। ये है पूरी इनकम स्टेटमेंट 13 मार्क्स की। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं था, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। डन बेटा जी। मोटर व्हीकल वाला क्या? मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, या क्या? मोटर व्हीकल आपके पास हकीकत में कितने की थी? 4,000, सॉरी 32,000 रुपये कॉस्ट थी। आरबीएम बोला था, तो कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस किया, रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू 24,000 आ गई। उसका 25% 6,000। अब इसके बाद क्या निकालना है नूरजहां बेटा? इसके बाद क्या निकालना है? प्रिपेयर एसओएफपी। मगर एसओएफपी का क्या दिखाना है और क्या दिखाना है? इसका मतलब और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनेगी।
एक्सट्रैक्ट बनेगा मगर पूरी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में क्या बनाना है, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट में उन्होंने क्या मांगा है तुमसे, करंट एसेट्स मांगे। तो करंट एसेट्स वैसे कितने होते हैं, इन्वेंट्री होती है, ट्रेड रिसीवेबल एस पीएफडीडी होता है, अदर रिसीवेबल होता है, कैश एट बैंक होता है और कैश इन हैंड होता है, ऐसा ही है। तो इस सवाल में अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरी इन्वेंट्री कितनी हो गई क्लोजिंग वाली, ऑफिशियली थी कितनी 21,340, जिसमें 2,000 रुपये की एड बैक हुई थी। तो टोटल मेरी इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी बता सकते हो जी भाई, 23,340। फिर क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल की जो ऑफिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, 47,890 थी, जिसमें से 3,200 की सेल ज़्यादा हुई थी तो माइनस कर दी थी, 690 का बैड डेप्ट था, तो रिमेनिंग कितना बच गया 44,000। तो यहाँ क्या लिख दिया 44,000, और उसका 5% निकाला था तो पीएफडीडी कितना आया था 2,200। तो 42,000 में से 2,200 निकाल दो तो पीछे कितना बच गया 41,800। इस सवाल में कोई अदर रिसीवेबल नहीं था, कैश एट बैंक भी नहीं था, कैश इन हैंड भी नहीं था, कैश एट बैंक भी नहीं था, बैंक था मगर ओवरड्राफ्ट था। तो इसका मतलब और तो बाजार कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को प्लस कर लो तो करंट एसेट का टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65,140। इसके बाद तुम्हें क्या निकालने का बोला है, इसके बाद तुम्हें क्या निकालने का बोला हुआ है, करंट लायबिलिटी। वो कैसे निकालेंगे बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पार्ट बी का ही 2 वाला पार्ट, जिसमें आपको क्या बोला है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की अगर बात कर रहा हूं तो करंट लायबिलिटी में क्या करूंगा, बेटा मैं आपको सीधा बगैर टिकट के गांव भेज दूंगा। ये रिक्वायर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक तो मैट्रिक करके आए हो, इससे ज्यादा मैं अब और कितनी आसान लफ्जों में समझाऊं मैं आपको। सीधा आपको बस बसंती के पास भेज दूंगा मैं आपकी, वहां हल चलाना फिर गांव में। करंट लायबिलिटी की अगर बात कर रहा हूं तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आ गया, ट्रेड पेएबल। अब ये सुनते रहना जब तक रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तुमको। तो ये एएस लेवल में बरीर अहमद नाम का था, तो यहाँ तुम्हारे साथ हुआ था कुछ प्रैंक हुआ था, तब ये रिकॉर्डिंग में शामिल होगा। आपके पास यहाँ क्या होगा, ट्रेड पेबल की बात कर रहा हूँ तो ट्रेड पेबल कितने थे आप लोगों के पास ऑफिशियली, इसमें भी एडजस्टमेंट थी, वो दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट। ये देखो ये रही 21,640 थे, जिसमें 940 रुपये आपके ऐड हुए थे क्योंकि आपने सामान खरीदा था मगर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ 21,900 कितना था बेटा, 21,640 प्लस 940 कितना हो गया 22। फिर इसके बाद क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना ओवरड्राफ्ट था स्टार्ट में ही 11,240, बिल्कुल टॉप पे था। इसके बाद अदर पेबल नाम की एक बला थी, क्या थी आपके पास 400, किसका था, अदर इंटरेस्ट का था। और इसके बाद एक और था जो आपके पास लोन था जो रीपे हो रहा था, कितने का था 20,000 का था, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स किया था, तो इस साल का कितना आ गया 4,000, तो वो करंट बन गया। इन सबको टोटल कर लें कितना हो जाएगा 38,220। तो ये आपके पास करंट लायबिलिटी का एक्सट्रैक्ट बन गया। डन बेटा। इसके बाद मेरे बच्चों अब मैं तो 5 मार्क्स नहीं गवा सकता। स्टेट क्या लिखा हुआ है, स्टेट टू बेनिफिट्स एंड टू ड्रॉबैक्स एज एन ऑपरेट,
एज एन ऑपरेटिंग ऑफ सोल ट्रेडर, मतलब अगर आप दो फायदे बताओ और दो नुकसान बताओ, किसके? सोल ट्रेडर के। तो सोल ट्रेडर के अपने दो फायदे भी होते हैं और अपने दो नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कितने मांगे उन्होंने, ये कौन सा आंसर है? पार्ट सी बेटा। तो पार्ट सी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा? पार्ट सी में बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब मुझे फायदे लिखने, तो फायदे क्या होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सोल ट्रेडर आर एंटाइटल टू ऑल प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस, जो भी प्रॉफिट होगा वो सब उसका होगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ क्या हो सकता है? देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पब्लिश देयर अकाउंट्स, यानी हर चीज़ आवाम को दिखाने की ज़रूरत, पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। कितने मांगे थे? दो मैंने लिख दिए हैं, बाकी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। सोल ट्रेडर वर्क इंडिपेंडेंटली सो दे डू नॉट हैव टू गेन द अप्रूव ऑफ एनीवन एल्स। इसके बाद सोल ट्रेडर आर इन द टोटल कंट्रोल ऑफ ऑल डिसीजन इन दियर रिस्पेक्टिव बिजनेस, यानी सारा कंट्रोल, सारी पावर, सारी अथॉरिटी उस एक सिंगल एंटिटी के पास है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस कॉलेज की बात करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल 5 डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स हैं और एक डायरेक्टर्स के ऊपर एक उनका और सीईओ जो ऑनर जिसको आप कहते हैं। तो मिल के अगर देखा जाए तो 5 डायरेक्टर्स हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो होती है ना पांचों के पास है। अगर प्रॉफिट होगा तो पांचों में बटेगा, नुकसान होगा तो पांचों में बट रहा होगा। ये बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने तुमसे क्या मांगा था? ड्रॉबैक्स। बच्चे इस तरह की थ्योरी छोड़ के आते हैं और ये पूरा आपका बिजनेस स्टडीज है। भाई ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना क्या चीज हो गया? लिमिटेड एबिलिटी टू रेस कैपिटल, मतलब जितना मेरे पास पैसा होगा ना वो ही लगा सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं होगा। दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी हो सकती है। इसके बाद आपके पास क्या होंगे? लिमिटेड आइडियाज होंगे। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास अगर लैक ऑफ कंटिन्यूटी as it may dissolve due to various reasons, और इसके बाद क्या हो सकता है? हायर रिस्क हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया? कौन से पार्ट का आंसर हो गया भाई? पार्ट सी का आंसर हो गया। फिर उसके बाद अगर पार्ट सी के बाद आप आगे जाते हो, उन्होंने दो ऑप्शंस, पार्ट डी की अगर बात कर रहा हूं तो दो ऑप्शन सजेस्ट किए हैं बेटा। अब वो क्या है? दो ऑप्शन सुन लेना। ली फ्रेंड मार्विन हैज ऑफर्ड टू कंट्रीब्यूट 50,000 टू रीपे ली बिजनेस लोन एंड प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल। लीज का जो फ्रेंड है ना मार्विन, वो उसको क्या ऑफर कर रहा है कि वो आपको 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जिससे आप अपना कर्ज उतार दो बिजनेस का, और बोल रहे हैं कि आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपके पास ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके पास हाथ चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए पैसा नहीं पड़ा हुआ। 11,640 रुपये का आप ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस में हो। तो इसका मतलब अब वो दो ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा है। वो क्या है कि कंपनी फॉर्म कर लो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, यानी मेरे साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर लो या कंपनी कर लो। एडवाइस करो कि ली को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। 2 मार्क फायदे, 2 मार्क नुकसान और 1 मार्क अपना डिसीजन। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ली अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है ना, तो ली जो 1,25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेगा $1 के हिसाब से। मार्विन वुड सब्सक्राइब 50,000 ऑफ दीज शेयर्स, जिसमें से मार्विन जो है 50,000 शेयर्स खरीद लेगा। ली एंड मार्विन बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिसकी वजह से ली और मार्विन डायरेक्टर बन जाएंगे। एंड विल पेड एनुअल सैलरी, और वो अपनी साल की सालाना सैलरी लेंगे और उससे क्या करेंगे? 6% क्या करेंगे?
डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। अगर मार्विन जो है 50,000 रुपये का कैपिटल ला रहा है विच सो ऑन विच ही वुड रिसीव एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6%, यानी उसको 6% का क्या देना पड़ेगा। जो ली ने कर्जा लिया था तो जाहिर सी बात है अब वो आ गया है तो उसको भी अपने पास से 6% देना पड़ेगा। और रिक्वायर क्या करेगा 30% शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब उसको 30% प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा होगा। तो अगर मैं आपके पास दो पॉइंट्स रखता हूँ, यहाँ पर देखना दोनों कैलकुलेशन रखता हूँ, ये कौन सा आंसर होगा इसका। पार्ट डी तो हो चुका ना, या डी। तो यहाँ क्या होगा, यानी अगर लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है, यानी फॉर्म लिमिटेड कंपनी, और दूसरा फॉर्म पार्टनरशिप, और 1 मार्क आपका क्या होगा, डिसीजन होगा कि आप कौन सी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी चीज को एंडोर्स कर रहे हो। अगर मैं फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप की बात करता हूं ना, अगर मैं फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर देख लेना, नंबर 1 मार्विन नाम का जो बंदा है, मार्विन कैपिटल कितना है, विल कॉस्ट अ फिक्स्ड $3,000। कैसे, यानी 50,000 का 6%, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा पर एनम। डन बेटा, यानी 50,000 का 6% कितना हो गया, 3,000 हो गया। उसके बाद मार्विन वुड लूज 30% ऑफ फ्यूचर का प्रॉफिट। इसके बाद 30% ऑफ फ्यूचर लॉसेस would be borne by Marvin, which would reduce risk of Lee in the future। इसके बाद एक और पॉइंट क्या होगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क लोड क्या होगा, विल बी शेयर्ड विद ली। मोर आइडियाज आर जनरेटेड इन दी बिजनेस, एडवांटेज हो जाएगा, वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिसएडवांटेज में चला जाएगा। तो ये जी आइडियाज भी, मोर आइडियाज आर जनरेटेड इन दी बिजनेस हो जाएगा, वर्कलोड डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। तो दीज आर द ऑप्शन के, अगर वो पार्टनरशिप पे जाता है मार्विन किसके साथ, ली के साथ। और अगर लिमिटेड कंपनीज में जाता है तो लिमिटेड कंपनीज में अगर वो जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देयर वुड बी a potential dividend cost of $7,500। कैसे, 1,25,000 का 5% कितना होगा, वो क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर्ड इशू टू मार्टिन। इसके बाद क्या है, ली की जो लाइबिलिटी थी वुड बी लिमिटेड वंस दी कंपनी इज फॉर्म्ड। जब आप अकेले होते हो तो सारा रिस्क आपका होता है, अल्लाह ना करे अगर बैंकरप्सी आती है तो आपके पर्सनल एसेट्स पे भी बात चली जाती है। मगर एट द फॉर्मिंग ऑफ लिमिटेड कंपनी तो उसकी जो अनलिमिटेड से वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पे चला जाएगा। इसके अलावा इवन आफ्टर फॉर्मिंग द कंपनी Lee would be hold
majority of shares, so would be able to retain control of the business. अगर आप फॉर्मिंग करते हो पार्टनरशिप को तो आपकी सैचुरेटेड और लीगल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फॉर्मिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर आप लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हो और आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 1 मार्क आप रीज़न दे दोगे। तो किस तरीके से इसको दोगे रीज़न, अब मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। यहाँ खड़े हो जाओ, बाद में बात करता हूँ। इसके बाद आपके पास 1 मार्क आपको रीजन देना है कि उसको पार्टनरशिप ली को करनी चाहिए या लिमिटेड कंपनी करनी चाहिए। इन माय ओपिनियन के ली शुड कन्वर्ट हिज सोल ट्रेडर बिजनेस इनटू पार्टनरशिप बिकॉज दे हैव सिक्योर हिज बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसके पास एक तो ओवरड्राफ्ट खत्म हो जाएगा, उसके पास उसकी जो कंपनी की जो मेजर रिटेंशन रेशियो है वो उसके पास रहेगा, होल्डिंग उसके पास रहेगी। और दिस इज बेनिफिशियल फॉर हिम कि आपके पास कि उसको जो है सोल ट्रेडर से किस पे चले जाना चाहिए, पार्टनरशिप पे चला जाना चाहिए।